everyone, welcome back again to my channel. So कल तक हमने पढ़ा था preparations of hello alkanes, hello arenes. Yes, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो होगा हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो alkanes and hello arenes. So before starting, don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. So starting from our physical properties topic, कुछ बहुत माइनर से छोटी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, पहले उन्हें देख लेते हैं, बाद में हम मेजर की साइड चलेंगे. सो फर्स्ट है जो हमारे हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं जब प्योर होते हैं. कोई भी हमारा एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड है वो अपनी प्योर फॉर्म में कलरलेस होगा, बट bromides and iodides develop color when exposed to light. अगर हमारे पास प्योर ब्रोमाइड है, प्योर आयोडाइड है, वो अपना कलर चेंज कर लेंगे, उनमें कलर डेवलप हो जाएगा जब उनको एक्सपोजर मिलेगा लाइट का, जब उनपे लाइट पड़ेगी. नेक्स्ट है पोलर. ऑब्वियसली पोलर होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. दूसरे वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल. वोलेटाइल मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, उनकी स्वीट स्मेल होती है. आगे अगर हम बढ़े तो अगर हमने किसी हाइड्रोकार्बन में हेलोजन ऐड कर दिया, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स में हम उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. अगर हमने किसी हाइड्रोकार्बन में हेलोजन ऐड कर दिया तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप कहोगे हमारा हेलोजनेटेड कंपाउंड बन जाएगा. यस, पर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा? देखो, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें कार्बन होते हैं एंड हाइड्रोजन होते हैं. हेलोजन हमारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब ये जो हमारे पास एटम्स हैं, इनका जो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे ये 17th ग्रुप होता है ना, और कार्बन हमारा 14 में आता है, हाइड्रोजन तो 1 होता ही है. तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा इन हेलोजन्स का, हेलोजन वाले एटम का बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू दिस. तो अगर हम कभी भी हाइड्रोकार्बन में हेलोजन ऐड कर दें तो उस मॉलिक्यूल का मास बढ़ जाएगा. और क्या चेंज आएगा उसमें? मानो हमारे पास एक ये हाइड्रोकार्बन है, हमने इसमें यहाँ से एक H हटा के 3 से 2 कर दिया, यहाँ पे कोई मानो Cl लगा दिया. पोलर नहीं बन जाएगा, ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपैरेटिवली टू Cl. तो ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा. पोलर बन जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा. जब ये हमारा हाइड्रोकार्बन में कभी हमने हेलोजन लगा दिया तो हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, वो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा, और जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन टू नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीज हो जाएगा. और अगर हमारे पास कोई ये हाइड्रोकार्बन है, हम इसमें और कार्बन लगाते जा रहे हैं, मतलब कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा होंगे. कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन्स लगा दिए, Cl के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और Cl लगा दिए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा. अब अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, उसे तोड़ना, उसे बॉइल करना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डाइपोल. गेटिंग माय पॉइंट? जब भी हमारा कोई हाइड्रोकार्बन में हमारा कोई हेलोजन लगेगा तो ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. और अगर हम जितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन लेते हैं उसमें जितने ज्यादा हम हेलोजन लगाएंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस मॉलिक्यूल में इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा.
अगर हम बॉइलिंग पॉइंट में ही बात करते हैं आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन एंड आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेरिक यहाँ पे क्यों लिखा है? आइसोमर्स। मैंने एक अपने वीडियो लेक्चर में आइसोमर्स पूरा पढ़ाया है। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो गो एंड वॉच, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए ही वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसमें आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मतलब कि जितने C इस वाले कंपाउंड में है उतने ही कार्बन इसमें होंगे, जितने H इसमें है उतने H इसमें होंगे। बट डिफरेंस होता है या तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में या फिर केमिकल प्रॉपर्टी में या फिर स्ट्रक्चर में। सो अगर हम पहले यहाँ देखते हैं आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स। यहाँ पे हम ब्यूट का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्यूट यू ऑल नो 4 कार्बन्स वाला कंपाउंड। हमने लिया CH3 CH2 CH2Cl हेलोएल्केन। फिर हमने इसका एक आइसोमर बनाया CH3 CH2 CH2 CH3। अब हमने क्लोरीन यहाँ लगा दिया। एक और बनाया हमने CH3C CH3Cl एंड CH3। इसके 3 आइसोमर्स बने। अब इसमें देखो 1 2 3 सॉरी हमने ब्यूट, इसको एक और होगा यहाँ पे, हाँ ब्यूट लिया है ना हमने, यस। अगर हम देखें 1 2 3 4 कार्बन 1 क्लोरीन, 1 2 3 4 कार्बन 1 क्लोरीन, 1 2 3 4 कार्बन 1 क्लोरीन। अब लेट मी टेल यू व्हाई एक्सप्लेनिंग विद एन एग्जांपल। अगर आपके पास एक ग्लास है और एक कटोरी है बड़ी, ठीक है, दोनों में आपने पानी रखा है और धूप के नीचे, किस में से जल्दी इवेपोरेट होगा? किस में से? कटोरे वाले में से, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर हमारा किसी भी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब जरा सी हीट में वो इवेपोरेट हो जाएगा। सेम इन दीज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट का ही है। तो इसमें देखो सरफेस एरिया अच्छा खासा है बिल्कुल, इसमें कम हो गया थोड़ा क्योंकि क्लोरीन यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया। इसमें बहुत कम हो गया। सो हमने क्या पढ़ा? सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम होगा, ठीक है। मतलब कि हमारा मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, जितना फैला हुआ होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो मतलब इनमें से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हुआ? इसका, उसके बाद इसका, सबसे कम इसका, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा था इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हुआ, ठीक है। फिर हम बात करें आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेंजीन बनाते हैं पहले, और डाइहेलो 2 हेलोजन, ठीक है, HCl BrIF कुछ भी हो सकता है। इसमें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें बहुत वेरिएशन होता है। ये था हमारा ऑर्थो मेटा पैरा। हम इसके आइसोमर्स बनाते हैं अगर, तो एक हेलोजन यहाँ, एक यहाँ मेटा वाला, और थर्ड होगा हमारा पैरा वाला, ठीक है, विजिबल है सबको। तो अब इसमें से पूछ रहे हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशंस। अब देखो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है? इसमें 2x पास में है, सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें चलो लगभग ठीक ठाक है, और इसमें बिल्कुल सीधे, बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है पैरा वाला। तो ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सिमेट्रिकल, जो कि फिट हो जाता है हमारा क्रिस्टल लेटिस में। जब बहुत सारे पैरा मॉलिक्यूल साथ में होंगे वो एक दूसरे में आसानी से बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है सारे। अगर हम ऑर्थो और मेटा की बात करते हैं वो अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे, उनमें गैप रहेगा। बट पैरा बहुत सिमेट्रिकल होता है, तो इसमें जो इसके और मॉलिक्यूल्स होंगे वो अच्छे से फिट हो जाएंगे क्रिस्टल लैटिस में, जिसकी वजह से इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़ जाएगा, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हमारा पैरा का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो सबसे ज्यादा होता है,
उसके बाद हमारा होता है ऑर्थो का, उसके बाद होता है मेटा का। ये हमें डेटा गिवन है, इसका होता है 256 केल्विन, इसका होता है हमारा 249 और इसका होता है 323। कैन यू सी, कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा वेरिएशन है, पैरा में कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। यस, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक डेंसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही दूसरा टॉपिक आता है डेंसिटी। बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सबने पढ़ा होगा मैथ्स में, ये छोटी छोटी क्लासेस में करा देते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन्स बहुत सारे हैं, हेलोजेंस बहुत सारे हैं, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ हेलोजेंस। अगर ये हमारे ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास, इन सबका मास मिला मिला के ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो हमारी डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। गेटिंग माई पॉइंट? अब जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी आती है इस चैप्टर में, वो है हमारी सॉल्युबिलिटी। जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, they are very less or slightly soluble in water. Slightly soluble. But they are soluble in organic compounds. Organic compounds में soluble होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर हम कोई हेलो एल्केन ले, मानो हमारे पास दो हेलो एल्केन्स हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो तोड़ना मुश्किल होता है। दो हेलो एल्केन्स है, आपस में बॉन्डेड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनको तोड़ना मुश्किल होता है। और जो हाइड्रो मतलब हमारे H2 है, वाटर में अगर हम इन्हें सोल्यूबल कराएंगे तो वाटर में H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2 एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। एंड यू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी हेलो एल्केन के बॉन्ड को तोड़ने में और H2O के बॉन्ड को तोड़ने में। और जब हमारा इसको मिला के एक हेलो एल्केन और एक H2O का मॉलिक्यूल जब मिलेगा तो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं हेलो एल्केन वाटर में। बट अगर हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले, हमारा हेलो एल्केन को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, उतनी ही एनर्जी, अप्रॉक्सिमेटली उतनी ही एनर्जी एक हेलो एल्केन और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सॉल्वेंट है उसको मिलने में लगेगी। इसलिए हमारे जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो लेस सॉल्यूबल, बहुत स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास 3 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। इनमें से आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपने इस चैप्टर की सारी सीरीज देखी होंगी तो जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है मैकेनिज्म के साथ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 मैकेनिज्म से होता है, एक होता है SN1, एक होता है हमारा SN2। अब ये 1 है, ये 2 है। 1 है, इसमें होंगे 2 स्टेप, 2 स्टेप्स का होता है, ये अभी हम करके देखेंगे। इसमें 2 है तो ये सिंगल स्टेप होता है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें SN1 मैकेनिज्म। SN1 mechanism. इसमें if we have
plus OH. This is OH negative is nucleophile. अब हमें क्या करना है, Br यहाँ से आउट होएगा, OH यहाँ पे इन होगा, पर ये हमारा रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। जो मैंने अभी बोला हम 2 स्टेप में करके देखेंगे। फर्स्ट स्टेप करते हैं, Br को जिसमें हमने बाहर किया, तो ये बन गया हमारा कार्बोकेटाइन, प्लस में OH नेगेटिव है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ये होता है हमारा स्लो एंड रिवर्सिबल। दूसरा स्टेप है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, जिसमें कार्बोकेटाइन हमारा फॉर्म हुआ है। कार्बोकेटाइन लिख लेते हैं। कार्बोकेटाइन इज अ इंटरमीडिएट, ओके। कार्बन आयन भी होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। नेक्स्ट स्टेप में होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, जिससे हमारा एंड प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमें चाहिए था। ये है हमारा SN1 मैकेनिज्म, जिसमें होते हैं 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा स्टेप होता है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और ये रिएक्शन हमारे डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेप पे, जो कि होता है स्लो एंड रिवर्सिबल। रेट ऑफ रिएक्शन आपने जो काइनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में 12th क्लास, आई थिंक चैप्टर 4th है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताया है। स्लो और रिवर्सिबल प्रोसेस स्टेप पे ही हमारा पूरा जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड क्या होगी। सो ये था हमारा SN1 मैकेनिज्म। इसमें एक और बात, अगर आप फर्स्ट वीडियो जाके देखोगे आपको पता चलेगा कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसकी तरफ होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री की तरफ। अगर हमारा 3 डिग्री होगा ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे और स्टेबल होंगे, 2 डिग्री में उससे कम, और 1 डिग्री में तो ये होते ही नहीं है, स्टेबल होते ही नहीं है, क्योंकि जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो कभी आइसोलेट नहीं हो सकता। तो हम 1 डिग्री के केस में SN1 मैकेनिज्म नहीं लगा सकते, क्योंकि SN1 में हमें 2 स्टेप करने होते हैं, जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है फर्स्ट स्टेप में, और 1 डिग्री को क्योंकि हम आइसोलेट नहीं कर सकते तो इसमें हम कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते। सेकेंड आता है हमारा SN2 मैकेनिज्म, जो कि होता है हमारा सिंगल स्टेप। SN2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप होता है इसमें, और इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, मतलब कार्बोकेटाइन इसमें फॉर्म नहीं होगा, सिंगल स्टेप होगा, एक स्टेप होगा इसमें। जैसे हमारे पास है पहले OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही, ओके। एक हमारा हेलो एल्केन है, मीथेन के साथ हमारा Cl लगा है, और एक ये न्यूक्लियोफाइल है। इसके बाद जब ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट होती है जो हमारी स्टेबल नहीं होती और रिएक्शन के बीच में बनती है, ये बने, और हम इसे ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये है ट्रांजिशन स्टेट। और यहां से अब हमारा Cl आउट हो जाएगा, OH इन हो जाएगा। तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, C था, ऊपर H, Cl आउट हो गया, H बचा, OH आके अटैच हो गया। तो इसमें देख रहे हो, इसमें हमारा तीनों हाइड्रोजन इस साइड थे, है ना, और जो अब हमारा इस प्रोसेस के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बना, तीनों हाइड्रोजन इस साइड है। SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अम्ब्रेला है हमारा, खुला था ऐसा था, बंद किया ऐसा हो गया। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, आपके पास MCQs में आ सकता है कि SN1 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है या SN2 में। तो यू शुड लर्न इट कि SN2 में हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। सिंगल स्टेप इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता, क्योंकि जब हमारा OH आके अटैक कर रहा है उसी टाइम Cl निकल रहा है। ऐसा नहीं हुआ SN1 की तरह कि Cl निकला, कार्बोकेटाइन बना, बाद में आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। इसमें अटैकिंग भी एक ही स्टेप में होती है, और जो हमारा हेलोजन वो एक ही स्टेप में आउट हो जाता है। तो ये था हमारा SN1 एंड SN2।
इसमें एक और, जैसे हमने उसमें देखा था वो 3 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल था, रिएक्टिव था, ये होता है हमारा 1 डिग्री के लिए, क्योंकि इसमें हमें कोई कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करना, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो ये सॉरी, तो ये था हमारा SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। जो लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रह रही हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो है हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एक ही मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, मतलब कि हमारे पास हमारे सिलेबस में 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स, जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, मतलब वो 2 जगह से जाके अटैक कर सकते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में 2 ऐसी पोजीशंस हैं जो जाके अटैक कर सकती है। साइनाइड्स का होता है फॉर्मूला C ट्रिपल बॉन्ड N, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दूसरा इसका एक और जो बन सकता है वो होता है C डबल बॉन्ड N, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब अगर ये कार्बन से जाके अटैक करती है, मतलब कार्बन अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, तो हम उसको कहते हैं एल्काइल साइनाइड, और अगर N हमारा न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह बिहेव करता है तो हम उसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। सेम हमारा नाइट्राइड्स में होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ये O सिंगल बॉन्ड, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड O। अगर ये हमारा O जाके अटैक करता है, O न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो ये होता है एल्काइल नाइट्राइल, और अगर N हमारा बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो वो होता है नाइट्रो एल्केन्स। तो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन इन रिएक्शन विद मेटल्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So I hope everything is clear now. If you have any doubt, you can write in the chat box, and for any queries, you can also DM me on Instagram. I will provide the link in the description box. And don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. Thank you so much.